लेकिन सबसे पहले जिस सेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो बड़ा खास है। वो सेशन आपसे जुड़ा हुआ है, आपके घर परिवार के हर एक सदस्य से जुड़ा हुआ है। बात नौकरी की होगी, बात प्रदेश के विकास की होगी, बात आर्थिक वृद्धि की भी होगी। और इसीलिए इन तमाम चीजों को समझने के लिए हमारे साथ खास मेहमान, कैबिनेट में मंत्री हमारे साथ सुखराम बिश्नोई जी कार्यक्रम में मौजूद हैं। मैं चाहूंगा सर आप मंच पर आएं, प्लीज, आपका स्वागत है। और जितने हमारे साथ जितने भी मेहमान हैं ताली बजा करके मंत्री साहब का स्वागत करें। दरअसल कैबिनेट में जो विभाग इनके पास है, जो मंत्रालय इनके पास है, वो बड़ा खास है। कोऑर्डिनेशन सभी के साथ करना है और विकास का काम पूरा करना है। सर प्लीज आप बैठे और अब इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर से सर बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत कर रहा हूं सर सरकार के 2030 के विजन को लेकर के। कोई भी सरकार होती है बात आज की करती है, लेकिन आज की सरकार है वो बात कल की कर रही है। पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान पहला प्रदेश है, पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है। आज की चिंता करते ही करते हैं, साथ ही 2030 हमारा किस तरह से हो। प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे कृषि हो, चाहे उद्योग हो, व्यापार हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, तमाम क्षेत्र में 10 गुना बढ़ोतरी चाहते हैं। आज एक आदमी 500 रुपये कमा रहा है तो वो 2030 में मतलब 4,000 3,000 प्रतिदिन कमाए। ये सोच लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिशन 2030 शुरू किया है। कई शहरों में वो जाके भी उन्होंने मीटिंगें भी ली है, लोगों से मिले हैं, संवाद भी किया है और बढ़िया उसका रेस्पॉन्स मिला है। लेकिन सर एक चीज और, कई ऐसे काम हैं, आप 25 लाख रुपए चिरंजीवी योजना के अंदर जो मरीज आते हैं उनके लिए दे रहे हैं, केंद्र सरकार 5 लाख रुपए देती है। ये इतना बड़ा अंतर, मतलब केंद्र सरकार कहती है कि हम मरीजों का इलाज करने के लिए 5 लाख रुपए दे रहे हैं, आपकी सरकार 25 लाख रुपए दे रही है। चिरंजीवी योजना बड़ी महत्वपूर्ण योजना साबित हुई है। 25 लाख रुपए एक पूरे परिवार को, चाहे उसके घुटने बदलवाने हैं, हार्ट बाईपास करवानी है या कोई इलाज किसी तरह का जांच है, तमाम फ्री है। आज आप महसूस कर रहे हैं कि पहले किसान को चिंता होती थी कि मेरा हार्ट खराब है, बाईपास करवानी है या ये घुटने बदलवाने हैं, कहीं गहने गिरवी रखने पड़ते थे, खेत बेचना पड़ता था, लोन लेना पड़ता था। आज कोई चिंता नहीं है, आप हॉस्पिटल जाओ, तमाम जांचें कराओ, तमाम तरह की ऑपरेशन है, तमाम तरह की सुविधाएं 25 लाख में तक सीमित की गई है। साथ ही 10 लाख रुपए परिवार में भगवान करे नहीं दुर्घटना हो जाए तो उस परिवार को मजदूरी प्रदान करने के लिए, संबल देने के लिए 10 लाख तक का बीमा भी चिरंजीवी योजना में कर रखा है। दूसरी तरफ देख रहे हो कि केवल मात्र भारत सरकार की जो स्वास्थ्य योजना है उसमें 5 लाख तक की राशि दी गई है। कहीं भी लोगों ने आज दिन तक रिलीफ नहीं लिए। केवल मात्र मेरे डिपार्टमेंट के अंदर ESI हॉस्पिटल बने हैं, वहाँ तक वो सीमित है, बाकी आम लोगों को जानकारी नहीं इस भारत सरकार योजना। लेकिन ये 25 लाख रुपए जो आप चिरंजीवी योजना के जरिए देते हैं, इलाज करवाते हैं, इसके बारे में लोगों को पता है? 25 लाख रुपए केवल मात्र सरकारी हॉस्पिटल तक सीमित नहीं है। पूरे प्रदेश के अंदर प्रत्येक ब्लॉक पर जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल है और जो नामी ग्रामी हॉस्पिटल है उनको भी चिरंजीवी से जोड़ा गया है। लोगों की आम धारणा होती है कि सरकारी सुविधा ठीक नहीं होकर प्राइवेट में जाएंगे, प्राइवेट को भी इस चिरंजीवी जोड़ दिया ताकि वहाँ भी रिलीफ लोग ले सकते हैं। दरअसल क्या है ना, हम इस सेशन के अंदर मंत्री जी से उनके सिर्फ मंत्रालय की बात नहीं करेंगे, हम प्रदेश में सरकार क्या काम कर रही है हम उनसे वो भी जानेंगे। सर एक चीज बताइए, शिक्षा विभाग को लेकर के अक्सर ये कहा जाता है कि उसमें नई भर्तियां कब होंगी, टीचर्स को लेकर के टीचर्स लगातार कई बार सवाल भी उठाते हैं। नई भर्तियों का क्या उसमें अभी नजर आ रहा है? 5 साल से भर्तियां चालू है, प्रत्येक डिपार्टमेंट में भर्तियां की गई है, शिक्षा विभाग में ज़्यादा भर्ती की गई है। अभी भी काउंसलिंग के मार्फत PTI के लेवल फर्स्ट के, लेवल सेकंड के, लेक्चर के, तमाम तरह के जो टीचर हैं उनकी भर्तियां चालू है, स्कूलों में लग रहे हैं। ये पहला स्टेट है जहां मतलब नौकरी पे जोर दिया गया है। साथ ही मतलब स्कूलें इतनी खोली गई है कि मेरे एक विधानसभा क्षेत्र ले लो 117 स्कूलें खोली गई। मैं 71 में भीनमाल मेरे पास में लोग वहाँ पढ़ता था और
50 साल के बाद में जाकर के मैंने माननीय गहलोत साहब से आग्रह किया कि मेरे विधानसभा में 2 उपखंड में कहीं भी कॉलेज नहीं है, एक साथ 2 कॉलेज सरकारी कॉलेज खोले गए, 2 ITI कॉलेज खोले गए, एक संस्कृत कॉलेज खोले गए। जिस विधायक ने स्कूल की कॉलेज की जिसकी मांग की माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो घोषणा पूरी की गई। माननीय मुख्यमंत्री की सोच है कि जब पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो इसी आधार पर जो बैकवर्ड जिले हैं जहाँ शिक्षा का स्तर कम है उन पर बहुत जोर दिया गया है। जो हमने जनप्रतिनिधि मांग की है उन मांग की मुख्यमंत्री ने पूर्ति की है। आज लोग बड़े खुश हैं। अभी 2 दिन पहले हमने जो स्कूलें खोली थी उनका शुभारंभ में गए थे तो पूरा गांव का गांव डीजे लेकर के स्वागत के लिए उमड़ा था। बड़ी खुशी लोगों के अंदर। तो गहलोत साहब ने शिक्षा पे ज़्यादा जोर दिया है। अच्छा, एक चीज और भी है, स्कूलों के खुलने से एक और रास्ता खुला है। बेटियां जो घर में रहती थीं, चाहती थी पढ़ना, लेकिन वो पढ़ नहीं पाती थी क्योंकि स्कूल दूर हुआ करते थे। लेकिन अब ये रास्ता साफ हुआ है। अगर महिलाओं के लिए स्कूल आसपास ही खुल जाएंगे तो उससे बड़ा फायदा मिलेगा सर। क्यों, यही हुआ है ना? सुबेदु जी, बात आप सही कह रहे हैं। पहले जो स्कूलें खुलती थी 10वीं तक खोलते, सेकेंडरी तक खोलते थे, तो सेकेंडरी में लड़कियाँ ड्रॉप आउट होकर के स्कूल छोड़ देती थी क्योंकि जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल दूर थी। गहलोत साहब ने निर्णय लिया शुरुआत में कि हम सीधे ही सीनियर सेकेंडरी खोलेंगे, सेकेंडरी नहीं खोलेंगे। सीनियर सेकेंडरी में पढ़ने के बाद में लड़की की उम्र 17 साल हो जाती है। 17 साल में लड़का लड़की सक्षम हो जाते हैं, वो आराम से नज़दीक कॉलेज में जाकर के हायर एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोलने का निर्णय लिया है, ये तमाम विधायकों की मांग थी और बहुत ही ये कारगर साबित हुआ है। अमूमन लड़कियाँ ड्रॉप आउट हो जाती स्कूल 8वीं के बाद में, 10वीं दूर है तो फिर सीनियर सेकेंडरी दूर, तो सेकेंडरी के बाद में सीधी सीनियर सेकेंडरी खोलने के बाद में पिछले 2-3 साल से तमाम लड़कियाँ स्कूल से कभी स्कूल की छुट्टी ड्रॉप आउट नहीं होती, स्कूल नहीं छोड़ती क्योंकि उन्हें दिखता है कि हम सीधी तक 17 साल इसी एक स्कूल में पढ़ेंगे और 17 साल के बाद में जब हम बिल्कुल सोचने में, समझने में और वाकिफ हो जाएंगे तो पास में कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे। एजुकेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ सर एक और सवाल भी है। अक्सर जब भी शिक्षा को लेकर के बात की जाती है तो उच्च गुणवत्ता की शिक्षा बच्चों को मिल सके, सरकारी स्कूलों में मिल सके, इसको लेकर के अक्सर बात होती है। इसमें सवाल सर ये भी है कि हम, क्योंकि कोई भी पेरेंट है वो यही चाहता है कि अगर वो नहीं इंग्लिश सीख पाए या पढ़ पाए तो कम से कम उनका बच्चा जरूर सीखे, स्कूलों के अंदर ये सुविधा मिले। तो राजस्थान की सरकार ने इसको लेकर के भी काम किया है। सर उसमें क्या बताना चाहेंगे और इसका बदलाव क्या नजर आया है? बच्चे अब जो पहले सिर्फ हिंदी बोला करते थे, इंग्लिश स्कूलों में जाने के लिए बहुत नहीं था, पैसा नहीं था जेब में, लेकिन अब सरकारी स्कूलों में भी हो पा रहा है। माननीय गहलोत साहब ने, हमारे शिक्षा मंत्री जी ने साइंस फैकल्टी पे ज़्यादा जोर दिया और हमारी जो जनप्रतिनिधि मांग थी कि हमें साइंस फैकल्टी खोली जाए तो करीब करीब सभी क्षेत्रों में, एक विधानसभा क्षेत्र में 7-8 स्कूलें विज्ञान की खोली गई, साथ ही कॉमर्स की भी खोली गई। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण श्रेय जाता है गहलोत साहब को, उन्होंने पहली बार इंग्लिश मीडियम स्कूल गांव के स्तर पर खोली है। और इंग्लिश इतनी पढ़ाई महंगी थी कि प्रत्येक माह 20-25 हज़ार रुपये गांव के आदमी को देने पड़ते थे, शहर के आदमी देने पड़ते थे। परंतु जो प्राइवेट स्कूल थी उसके पैरेलल इंग्लिश खोलने, साथ ही उसमें टीचरों को इंग्लिश के जो बढ़िया पढ़े लिखे होशियार लड़के थे उनको बाकायदा उसमें पोस्टिंग दी गई। और आज की तारीख में प्रत्येक गांव का आदमी जो पहली बार स्कूल खोली तो एक होड़ मची हुई थी कि मेरे लड़के को फर्स्ट ईयर पहली कक्षा में प्रवेश दिलाएंगे। कुल मिलाकर के इंग्लिश स्कूल खोलने से एक संदेश गया है कि गहलोत साहब जो हिंदी की बात करें साथ में इंग्लिश मीडियम की बात करें, क्योंकि RS और IPS कलेक्टर साहब अपने बीच में बैठे हैं। IAS IPS के जो एग्ज़ाम होते थे वो इंग्लिश मीडियम होते थे, तो एक मन में टीस रहती थी गांव के लोगों के, हम तो इंग्लिश नहीं पढ़ पाए इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। जो इंग्लिश मीडियम थे उनका सिलेक्शन हो गया। वो जो मन में पीड़ा थी, गांव के मन में लोगों का दर्द था, वो पीड़ा माननीय गहलोत साहब ने दूर की। और आज मैं एक मेरे विधानसभा कह सकता हूँ, मेरे विधानसभा में 2 तहसील हेडक्वार्टर पे खुले थे। बाकी गांव में जहां हमने मांग की 13-14
इंग्लिश मीडियम, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले। बाकायदा लोगों में खुशी है कि हमारे बेटे बेटी भी इंग्लिश पढ़ेंगे और अफसर बनेंगे और बड़े उद्योग धंधा में आगे जाके इंग्लिश से बोलना पाएंगे, तो हर क्षेत्र में वो कामयाब होंगे। तो ये तो रही बात शिक्षा की, लेकिन इसमें सर एक मैं सवाल और जोड़ना चाह रहा हूँ। ये 500 रुपये में गैस सिलेंडर का कैसे सोचा? मतलब ठीक है, केंद्र सरकार उज्ज्वला योजना के जरिए उन्होंने सिलेंडर भिजवाए, लेकिन दाम जो है वो उसको लेकर के बार बार सवाल उठते हैं कि इतना महंगा हो गया सिलेंडर, लेकिन आप प्रदेश के अंदर 500 रुपये में सिलेंडर दे रहे हैं। उज्ज्वला योजना भारत सरकार ने चालू की, तब बड़े वादे किए और एक सिलेंडर साथ में दिया, उसके बाद में देना बंद कर दिया। माननीय हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, जब हमारे यूपीए की सरकार थी, तब 340 रुपये में गैस सिलेंडर मिल रहा था, उसको बढ़ाते 1106 रुपये ले गए। अब आज मैंने पूछा तो 14.2 kg गैस सिलेंडर के 906 रुपये लगते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने कल जोधपुर में घोषणा की कि 300 रुपये 400 रुपये मैंने पहले कम किए, 100 आने से पहले मैंने दिल्ली में घोषणा की, इसका मतलब 500 रुपये कम हो गए। तो 1100 में से 500 निकाले तो 600 रुपये बचते हैं। माननीय गहलोत साहब ने वो जो उज्ज्वला पीड़ित परिवार थे उनकी दर्द को समझा और साल भर पहले घोषणा की, इनके परिवारों को जब गैस नहीं खरीद पा रहे सिलेंडर, तो मैं इनके खाते में प्रत्येक परिवार के 500 रुपये इनके खाते में डालूंगा। आज ये स्थिति है कि राजस्थान की घोषणा, मुख्यमंत्री की घोषणा करने के बाद में केंद्र सरकार ने उसमें बैकफुट पे आई और उन्होंने गैस सिलेंडर के पैसे कम किए हैं। वो केवल मात्र उज्ज्वला योजना में 100 रुपये में आज की तारीख में गैस सिलेंडर मिल रहा है। अच्छा, एक चीज़ और है, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर सरकार की कोशिश होती है, लेकिन राजस्थान के अंदर एक कोशिश और की गई है। दरअसल इसमें ये किया गया कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए ना सिर्फ शिक्षित किया गया, उनको आगे बढ़ाने के लिए स्मार्टफोन तक दिए गए। कई ऐसी महिलाएं हैं जिनको स्मार्टफोन मिला और उस स्मार्टफोन के जरिए, उस मोबाइल फोन के जरिए उनकी जिंदगी बदल गई है। सर, इसके पीछे विजन क्या था? ग्रामीण क्षेत्र में पहली बार जागरूकता आई थी आज़ादी के बाद में, लोग अपने आप को आज़ाद महसूस करने लगे। उसके बाद में आज़ादी आई थी 1995 में। माननीय हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने एक पंचायत एक्ट दिया पूरे देश में। उस पंचायत एक्ट के तहत औरतों का रिजर्वेशन किया गया, औरतों के साथ SC, ST, OBC का रिजर्वेशन रखा गया। जो लोग परंपरागत से सरपंच बनते आ रहे थे, पहली बार महिला सरपंच बनी, ST की, पहली बार SC की महिला सरपंच बनी, OBC की सरपंच बनी। महिलाएं कम से कम ताली बजा दें इसके लिए। तो पहली बार महसूस हुआ कि हम सरपंच हैं और घूंघट निकालती थी। धीरे धीरे 4-5 साल चलने के बाद में आज जो महिला सरपंच बन रही है, बिल्कुल कोई घूंघट उनके नहीं है, बाकायदा खुद पंचायत में बैठती है। पहले विपक्षी लोग आलोचना करते थे, इससे कुछ होने वाला नहीं है, उसका पति अंदर बैठता है या बेटा बैठता है, ये फालतू कानून बनाए। आज खुद महिला बैठती है, खुद निर्णय लेती है, खुद ग्राम पंचायत चलाती है, खुद पंचायत समिति चलाती है और जिला प्रमुख SC, ST की बनी है। ये एक्ट नहीं होता तो महिला को इतनी आगे बढ़ने की आज़ादी नहीं मिलती। और गहलोत साहब ने आज जो ये मोबाइल वितरण करना शुरू किया है, गांव में बच्ची जो पढ़ रही है, महिला एकल महिला है, इन महिलाओं को मोबाइल देने से हम जब मोबाइल कैंप में गए हमने बांटे तो बड़ी खुशी उनके चेहरे पे झलक रही थी कि पहली बार हम मोबाइल ये 6-7-8 हज़ार का नहीं खरीद पा रहे थे और राज्य सरकार ने, मान गहलोत साहब ने मोबाइल हमें दिया है। इस मोबाइल के मार्फत कोई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है या मान लो दूसरी जो भी कार्यकर्ता है, वो इनकी जो योजनाएं हैं, उनकी जो मीटिंग के मैसेज हैं, उनकी दूसरी जो एक आंगनवाड़ी दूसरी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से बात कर सकती है। तो ये तमाम चीज़ें मोबाइल के मार्फत जानकारी लेना और एक आम आदमी को, गरीब परिवार को मोबाइल वितरण करने से उनके अंदर एक इस तरह की भावना जागृत हुई है कि कोई तो हमारी सुनने वाला है, कोई तो हमारे को मोबाइल देने वाला है। तो ये एक बढ़िया संदेश गहलोत साहब ने पूरे प्रदेश में दिया है
और लोग हमें टेलीफोन करके पूछते हैं हमें मोबाइल कब मिलने वाला है, हमें मोबाइल कब मिलने वाला है, और बार बार पूछते हैं कि हमारा नंबर कब आएगा, हमारे पंचायत नंबर कब आएगा। तो ये पूरा प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्येक जो लाभार्थी है उस लाभार्थी तक ये मोबाइल पहुँचे। ये हमारे कलेक्टर साहब अपने बीच में बैठे हैं, ये पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरे ज़िले के अंदर, और बाकायदा जो कैंप लग रहे हैं उन कैंप में मोबाइल पूरी क्षमता के साथ पहुँचे, जितने मोबाइल वितरण करने पूरे मोबाइल पहुँचे। कई बार शुरू मामला ये शिकायत आई थी कि मोबाइल संख्या कम आ रही है, तो वो भी पूर्ति हमने की है। कुल मिलाकर के ये जो मोबाइल वितरण की समस्या जो किए जा रहे हैं गहलोत साहब द्वारा, ये बहुत बढ़िया योजना है। इससे ये संदेश गया है कि टेक्नोलॉजी के अंदर गहलोत साहब मतलब कितने आगे हैं। राजीव गांधी जब इस तरह की योजना पहली बार लेके आए थे कि टेक्नोलॉजी कंप्यूटर लेके आए थे, तो बीजेपी के लोगों ने बैलगाड़ी के बैठ करके यात्रा चालू की थी, और आज खुद वो यूज में ले रहे हैं। ये बहुत बड़ा योजना और बहुत बड़ा फायदा लोगों को दिया है। अब आप समझिए कि जब महिला घर पर रहती थी, अब उसके पास कम से कम एक हथियार है, उसके पास मोबाइल फ़ोन है, उससे बहुत सारे उसके इस्तेमाल हैं। परेशानी में है तो किसी से संपर्क कर सकती है, रोजगार अगर वो करना चाहती है तो वो बिजनेस भी खड़ा कर सकती है उसी एक मोबाइल से। तो आप देखिए कि आपको सशक्त करने के लिए जो मोबाइल की स्कीम है, ये बहुत हद तक कई महिलाओं के जीवन में बड़ा परिवर्तन लेकर के आई है। मैं सर आगे बढ़ता हूं। एक और बड़ा मुद्दा जो कि प्रदेश के अंदर रहता है वो गिग वर्कर का रहा। बड़े प्रदर्शन हुए, बड़े सवाल उठे, लेकिन सरकार ने उसको लेकर के भी दृढ़ निश्चय के साथ उस पर काम किया। पूरे हिंदुस्तान में एक राजस्थान ऐसा स्टेट है कि माननीय मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब ने गिग वर्कर्स के लिए कानून बनाया और बाकायदा विधानसभा से पारित किया है, और 200 करोड़ रुपए उनके प्रावधान में डाले हैं कि इनके अकाल मौत होने पर या बीमार पड़ने पर इनको ये सहायता दी जाए। बाकायदा उनका मतलब एक संगठन बन के तैयार हो गया है, कानून बन गया है। और जो उबर है, ओला है, जो खाना पहुंचाने वाले लोग हैं, डाक पहुंचाने वाले लोग हैं, जो मतलब दूसरों को सेवाएं देते हैं, उनकी कोई गारंटी नहीं थी, और वो खुद महसूस कर रहे थे कि हम तो केवल मात्र 2 घंटे 4 घंटे की नौकरी करते हैं, कमा पाते हैं, हमारा कोई धनी धोरी नहीं, हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। गहलोत साहब ने उनकी बात को सुना और बाकायदा एक हिंदुस्तान के अंदर ये पहला कानून गिग वर्कर का बनाया उनकी सुरक्षा के लिए। उनकी सुरक्षा कैसे हो, उनका मतलब दिन भर कोई रोजगार नहीं मिले या बीमार पड़ गया, तो जब बीमारी की हालत में जो कमा नहीं पा रहा है तो परिवार कैसे पालेगा, उस बात को लेकर के गहलोत साहब ने उसको बड़ा सीरियसली लिया। और मैं उस विभाग का मंत्री होने के नाते मैं आपको कह सकता हूं कि 200 करोड़ रुपए एक साल के लिए बहुत होते हैं इन गिग वर्कर्स के लिए, क्योंकि उनको निकाल देते हैं, नहीं उनको ग्रेच्युटी मिलते हैं, नहीं कुछ नहीं मिलता है। तो जब कानून बना शुरुआत की है तो धीरे धीरे उनको मजबूती मिलेगी। और गिग वर्कर अपने आप को आज महसूस कर रहे हैं कि राजस्थान सरकार, कांग्रेस सरकार, गहलोत साहब ने हमारी बात को सुनी है और ये कानून बनाया। इसकी तर्ज पर पूरे हिंदुस्तान में कानून बनेगा और मजबूती मिलेगी। चलिए, और इसके लिए बहुत साधुवाद सर कि प्रदेश के जो कर्मचारी हैं उनके लिए ये बड़ा कदम उठाया गया है। लेकिन सर मेरा अगला सवाल आम जनता से जुड़ा हुआ है। जो आम जनता के मन में अक्सर सवाल रहता है, हर किसी के मन में सवाल होगा नौकरी का, क्योंकि जब 12वीं पास हो जाती है, 10वीं पास हो जाती है, उसके बाद घर की तरफ से भी रहता है कि कॉलेज में एडमिशन हो और उसके बाद जो बच्चा है वो नौकरी करे। अभी 2023 से लेकर के विजन 2030 तक नौकरी में क्या असीम संभावनाएं राजस्थान के अंदर है? क्योंकि अक्सर लोगों के मन में अच्छा एक और भी सवाल रहता है, नौकरी मतलब सरकारी नौकरी लोगों के जहन में रहता है। थोड़ा सा सर इसके बारे में बताइए। देखो, नौकरी का मतलब केवल सरकारी नौकरी नहीं होती है। एक पुरानी धारणा बनी होती है कि सरकारी नौकरी अगर मिल गई तो मेरा परिवार, मैं चला जाऊं तो मेरे पीछे औरत, उनको भी पेंशन मिलेगी, वो बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। एक दिमाग में धारणा थी, परंतु वो धारणा आज धीरे धीरे टूटती जा रही है। इसलिए टूटती जा रही है कि उद्योग और धंधे, व्यापार जो है वो नौकरी से आगे बढ़ के करके हैं। और माननीय गहलोत साहब ने पिछले 5 साल में हर डिपार्टमेंट में जितनी भी खाली जगह थी उनको पूर्ति की है। केवल मात्र एजुकेशन डिपार्टमेंट में, क्योंकि स्कूलें ज़्यादा खुलने से उनकी भर्तियां भी चल रही है, बाकी जितने भी डिपार्टमेंट थे जिन्होंने बाकायदा उनका टेबल बना करके उनको चार्ट मांगा गया और जो उन्होंने मंत्रियों ने दिया, बाकायदा उनकी जो नौकरियाँ उनको दे दी गई है। साथ ही हर क्षेत्र के अंदर मिशन 2030 का मतलब हुआ कि कई ऐसे IAS भी निकले हैं
कि नौकरी छोड़ करके उनके जैविक खेती की तरफ बढ़े। बाकायदा उन्हें जैविक खेती किस तरह से हो, कई बार विदेशों में नौकरी कर रहे थे, वो नौकरी छोड़ करके यहाँ अपने गांव में रह करके उन्होंने बाकायदा पॉली हाउस तैयार करके और सब्जियाँ उगानी शुरू की। और जैविक सब्जियाँ जो पेस्टिसाइड नहीं डाल करके आज लोगों की जो महती मांग है, आज जो बीमारी इस तरह फैल रही है, उसको देखते हुए कई लोगों ने अपने हिसाब से अपने घरों में, अपने खेतों में, अपने पॉली हाउस में जैविक खेती चालू की है। वो नौकरी से आगे जा रही है। तो कई ऐसे क्षेत्र हैं, चाहे व्यापार है, खेती है, उद्योग है, उस साथ साथ में मतलब शिक्षा है, तो प्राइवेट स्कूल बन रही है, साथ साथ में मतलब स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई प्राइवेट हॉस्पिटल बन रहे। मेरे वहाँ कम से कम 12 प्राइवेट हॉस्पिटल हैं और जो सुविधाएं जयपुर में है वो पूरी सुविधा सांचौर में है। मेरे कहने का मतलब ये है कि लोग प्राइवेट कई IIT करके उनके क्षेत्र में भी जा रहे हैं और एट होम काम कर रहे हैं, बाहर विदेशी कंपनियों से काम कर रहे हैं। कुल मिला करके गहलोत साहब का 2030 का मिशन ये है, हर क्षेत्र के अंदर टच किया जाए ताकि उनकी इनकम 10 गुना आज लेकिन सर एक चीज तो है कि आपके पास जो मंत्रालय है ना, बड़ा मुश्किल वाला मंत्रालय है। अक्सर ये कह दिया जाता है कि भैया नौकरी हमें कब मिलेगी, प्रेशर रहता है, विपक्षी खेमे का भी एक बड़ा दबाव रहता है कि इस सरकार में कितनी नौकरियां, तो ये सब टैकल करना थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है। बात आप सही कह रहे हो कि प्रत्येक आदमी चाहता है कि मतलब मैं आराम की नौकरी करूं, मेहनत की नौकरी नहीं करूं, परंतु नौकरी जो भी नौकरी होगी, जो भी ड्यूटी होगी, जिस तरह का मान लो एक स्किल पर्सन है, एक अनस्किल पर्सन है, एक टेक्निकल हैंड है, तो जैसा आदमी है उसके अनुसार नौकरी आज पर्याप्त है। आज आप महसूस करोगे कि काम करने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं। राजस्थान की हालत है खेती के अंदर, मैं खुद किसान परिवार से हूँ, मैंने खेती के लिए MP UP से लोग या खेती के लिए आते, नेपाल से लोग आते हैं। आज ये स्थिति है कि मतलब आदमी मिल नहीं रहे हैं, ये स्थिति है। मेरा आपसे यही निवेदन है कि जब तकनीकी तरीके से खेती होगी तो यहाँ के लोग इसमें रुचि लेंगे। मेरे वहाँ कमांड एरिया है, यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जो माई योजना है इसका DPR बनने के लिए प्रोसेस चालू किया है। यहाँ की जालोर जिले की मांग थी, उस मांग के अनुसार यहाँ भी चालू किया ताकि यहाँ भी पानी मिलेगा। कुल मिला करके हर एक प्रत्येक क्षेत्र के अंदर अपन टच करेंगे तभी हर एक आदमी को रोजगार दे पाएंगे। गहलोत साहब ने मिशन 30 इसलिए रखा है कि प्रत्येक क्षेत्र को टच करते हुए किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। कल इसका इनॉग्रेशन कर दिया गया है, बाकायदा बुकलेट छापी गई और लोगों की जो राय जो लोगों की आई उनकी भी किताबें छापी गई। लोग क्या चाहते हैं उनके अनुरूप आगे बढ़ने का प्रयास गहलोत सरकार कर रही है। अच्छा सर, नौकरी रोजगार को लेकर के एक और चीज भी है जो देखी जाती है कि एक तरफ आप ऐसे लोग हैं जो कि स्किल्ड नहीं हैं, नौकरी करना चाहते हैं, दूसरी तरफ कंपनीज हैं जिनको चाहिए ऐसे स्किल्ड पावर लोग जो कि उनकी नौकरी में आकर के काम कर सकें। तो ये बीच का जो गैप है उसको भरने के लिए क्या होना चाहिए? क्योंकि कई जगह राजस्थान सरकार की तरफ से एक कार्यक्रम इसमें शुरू किया गया, iStart भी चलाया गया और तमाम ऐसे दूसरे कार्यक्रम भी हैं जिसके जरिए बच्चों को टेक्निकली उनको ज्ञान दिया जाता है, उनको एनहांस किया जाता है, उनको शिक्षा दी जाती है उन कोर्सेज के जरिए जो कंपनीज को चाहिए और उसके बाद उनको वहां पर कनेक्ट किया जाता है। इसको हमें तेज करने की क्या जरूरत है? 2030 में इसको लेकर के क्या बदलाव होगा? जयपुर, जोधपुर में कई शहरों में ये इस तरह के सेंटर खोले गए हैं iStart, ताकि वो लड़का 8वीं के पास करने के बाद कोई धंधा करना चाहता है तो सरकार उसको बाकायदा लोन मुहैया करेगी। 10वीं के पास चाहता है तो उसके बाद करवाएगी। जिस तरह से जिस विद्यार्थी को जो जॉब करना चाहता है उसी के अनुरूप सरकार उसको प्रेरित करेगी ताकि आगे जाकर के केवल मात्र सरकारी नौकरी की आस न कर करके दूसरी तरफ व्यापारिक तरफ दूसरी तरफ ध्यान दे, ताकि उन तरफ लोगों का, विद्यार्थियों का ध्यान होगा तो कम से कम जिस विद्यार्थी जिस काम में रुचि है उस रुचि के अनुसार काम मिलेगा तो मन लगा करके वो काम करेगा और आगे बढ़ेगा। ये माननीय मुख्यमंत्री की सोच है और इसी के लिए हमने देखा कि नए नए स्टार्टअप्स अब राजस्थान के अंदर नजर आ रहे हैं और एक बड़ी संख्या है जो कि कम एज के अंदर लोग स्टार्टअप्स को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन सर, सरकारी नौकरी का आपने जिक्र किया था कि सिर्फ निर्भर हमें सरकारी नौकरी पर नहीं रहना है, हमें प्राइवेट सेक्टर की तरफ, हमें इंडस्ट्रीज की तरफ, हमें कंपनीज की तरफ भी जाना होगा। तो इसके लिए नई कंपनीज का आना भी बड़ा जरूरी है। उसके लिए क्या विजन है? माननीय गहलोत साहब ने प्रत्येक वर्ष मेला लगाया और उस मेले में काफ़ी उद्योगपति आए
और उद्योगपतियों ने यहाँ इन्वेस्टमेंट चालू भी किया है। मेरे जालोर ज़िले में हमने कार्यक्रम रखा था और यहाँ भी काफ़ी उद्योग, आप तो ये आप ग्रेटर नगरी है, यहाँ भी कई नए उद्योग लगे हैं। हर लोक स्तर पर भी इस तरह छोटे मोटे उद्योग लगे हैं। एक लोगों की रुचि उद्योग के प्रति पैदा हुई है ताकि उद्योगपति जो उस फैक्ट्री का मालिक है वो रोज़गार खुद कमाए, धन कमाए, साथ में जो दूसरे रोज़गार लगे, आदमी रोज़गार लगे, उनको भी उनमें राशि मिले ताकि वो अपने परिवार को पाल सके। कुल मिलाकर के हमारे जो उद्योग मंत्री है शकुंतला जी रावत है, उन्होंने पूरे दुबई भी गई थी और वहाँ भी प्रयास किया था। बाहर के लोग भी यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं और बाहर के जो आउट ऑफ राजस्थान के लोग वो भी यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। कुल मिलाकर के ये जो भावना राजस्थान के प्रति बनी हुई, वहाँ पानी नहीं है, वहाँ मतलब समय पे काम नहीं होता, कन्वर्सन नहीं मिलता है, वो सब बातें हट करके व्यापारी यहाँ मन लगा रहे हैं, उद्योगपति बाकायदा यहाँ नए नए उद्योग स्थापित कर रहे हैं। सर, अभी मुख्यमंत्री साहब ने मिशन 2030 को लेकर के जो जनता की तरफ से सुझाव लिए गए थे वो उनके पास पहुंचे। आपको क्या लगता है, एक व्यक्तिगत तौर पर मिशन 2030 के लिए, राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए आपकी क्या सोच है सर? आप बतौर एक मंत्री के तौर पर नहीं, एक आम नागरिक के तौर पर, एक राजस्थानी होने के नाते आप क्या सजेशन देते हैं? देखो, प्रत्येक परिवार की मुखिया की जिम्मेदारी बनती है कि ये मेरा बेटा जो जन्म लिया है ये बिल्कुल सुखी संपन्न रहे, इसको कोई तकलीफ नहीं आए। इस तरह की सोच एक परिवार का मुखिया रखता है। गहलोत साहब की सोच है कि कम से कम आने वाले 5-7-8 साल तक हम किस तरह से आगे बढ़े, हमारा प्रदेश किस तरह से प्रगति करे। उनकी मन की सोच है केवल मात्र देश के चुनाव को नहीं देखना है, चुनाव के हट करके आगे हम आने वाले 10 साल तक किस तरह से प्रदेश को आगे ले जाए। वो हर क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। और स्वास्थ्य की आप बात करोगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोरोना काल के अंदर एक उदाहरण बना पूरे मतलब हिंदुस्तान के सामने, और भीलवाड़ा मॉडल पूरे राजस्थान के सामने उदाहरण बना किस तरह से उन्होंने कोरोना काल में व्यवस्था की है। और गहलोत साहब बिल्कुल दिन रात मेहनत करके बिल्कुल कंट्रोल रखा। और आप लोग महसूस करोगे कि उन्होंने बाद में एक कार्यक्रम पेश किया, निरोगी राजस्थान। निरोगी राजस्थान के अंदर नारा दिया कि जो जैविक खेती करेगा और व्यवस्थित तरीके जो कार्यक्रम को मानो चलेगा उनको हम बाकायदा सहायता देंगे, उनको मदद करेंगे। तो मेरा आपसे ये कहना है कि गहलोत साहब का 2030 का मिशन है वो राजस्थान को आगे बढ़ाएगा, परिवार को आगे बढ़ाएगा, गांव को आगे बढ़ाएगा और एक सोच पैदा करेगा आने वाले तमाम लोगों के सामने, तमाम जनप्रतिनिधियों सामने कि आज की मत सोचो, आने वाले युग की सोचो, ताकि आपकी औलाद ये कहे कि हमारे पुरखे कितने मजबूत थे, हमारे कितने होशियार थे, वो वर्तमान की सोच करके आगे की सोच रहे थे। इसलिए ये जो मिशन 2030 है ये बड़ा कामयाब मिशन है और ये बहुत फलीभूत होगा। लोगों को इनको मतलब लोगों को ये एक नया संदेश देगा। बिल्कुल, ये एक नया विजन है, नई सरकार की सोच है। और एक बारी ताली बजा दीजिए, सर ने बड़ा बेबाकी के साथ जवाब दिया सर। तो वीरता, विरासत, संस्कृति, सभ्यता, राजस्थान इस सबको संजो करके विकास के नए रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और बहुत तेजी के साथ कदम ताल बढ़ा करके देश के अंदर अव्वल बनता हुआ दिखाई भी दे रहा है। बात हमने इस पूरे सेशन के अंदर न सिर्फ 2023 की है बल्कि 2030 को लेकर के जो सरकार का विजन है ये भी हमने जानने की कोशिश की है।